नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी कहानी ना किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक धोती और एक लाठी के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, आज हम मोहनदास से महात्मा बनने की पूरी कहानी देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतना शर्मीला, इतना साधारण सा दिखने वाला लड़का कैसे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं और जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी आखिर महात्मा और राष्ट्रपिता बने कैसे। तो किसी भी महान इंसान की कहानी को समझने के लिए हमें उसके बचपन में झांकना पड़ता है ना? तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के बचपन और उनकी शुरुआती जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का पोरबंदर, यहीं पर मोहनदास का जन्म हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी वो एक दीवान थे और उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी। कहते हैं कि माँ के दिए हुए संस्कारों का असर गांधी जी की पूरी जिंदगी पर रहा। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जो इंसान आगे चलकर लाखों लोगों की आवाज बना, वो बचपन में बेहद शर्मीला था। सोचिए जरा। लेकिन हाँ, उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें खींचकर लंदन तक ले गई और वहां से वो एक बैरिस्टर बनकर लौटे। और यकीन मानिए, ये उनके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की बस एक शुरुआत थी। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो हीरो की किस्मत ही बदल देता है। गांधी जी की जिंदगी में वो मोड़ आया दक्षिण अफ्रीका में, एक ऐसी घटना जिसने एक साधारण से वकील के अंदर छिपे हुए महात्मा को जैसे जगा दिया। तो बात है साल 1893 की। एक नौजवान वकील मोहनदास एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सा दिखने वाला ट्रेन का सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। देखिए, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, सब कुछ कानूनी था, लेकिन एक चीज थी जो गलत थी, उनका रंग। वो गोरे नहीं थे और बस इसी एक वजह से उन्हें चलती ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, नहीं, ये उस जहरीली रंग भेद नीति का वो घिनौना सच था जिसे वहां के हजारों लोग हर रोज झेल रहे थे। और उस ठंडी अंधेरी रात में स्टेशन की बेंच पर बैठे बैठे उस नौजवान ने एक फैसला किया, एक प्रण लिया कि वो इस अन्याय के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि लड़ेंगे। और जानते हैं, इसी एक प्रण से जन्म हुआ एक ऐसे हथियार का जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं थी, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। तो अब वक्त था घर लौटने का। अब देखना ये था कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ जो ये मशाल जलाई गई थी, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में कैसे एक धधकती हुई ज्वाला बनती है। 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी ने भारत की धरती पर वापस कदम रखा, तो वो अब पहले वाले मोहनदास नहीं थे। वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बल्कि वो एक अनुभवी नेता थे जिनके तरकश में सत्याग्रह जैसा एक अचूक हथियार था। यहाँ आकर अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया, ताकि वो इस देश की आत्मा को, इसकी नब्ज को समझ सके। और बस इसके बाद तो शुरू हुआ आंदोलनों का एक ऐसा सिलसिला जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल कर रख दिया। 1917 में चंपारण के किसानों की लड़ाई से इसकी शुरुआत हुई, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1930 का वो ऐतिहासिक दांडी मार्च जिसने नमक कानून तोड़ा, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला। करो या मरो, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक नारा नहीं था, ये एक आग थी। गांधी जी का संदेश बिल्कुल साफ था, अब या तो पूरी आजादी लेनी है या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देनी है, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सभी आंदोलनों के पीछे की असली ताकत क्या थी? आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को एक धागे में पिरो दिया? चलिए अब गांधी जी के विचारों की गहराई को समझते हैं। देखिए, गांधी जी के विचार 4 बहुत मजबूत खंभों पर टिके हुए थे। सबसे पहला सत्य, जिसे वो ईश्वर का ही रूप मानते थे। दूसरा अहिंसा, मतलब मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह से किसी को चोट नहीं पहुंचाना।
तीसरा स्वदेशी, यानी अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना, आत्मनिर्भर बनना। और चौथा सर्वोदय, जिसका मतलब है सबका उदय, सबका भला, सबकी तरक्की। एक बात और समझनी जरूरी है, गांधी जी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, वो समाज के अंदर फैली बुराइयों से भी लड़ रहे थे। छुआछूत जैसी जो कुप्रथा थी, उस पर उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, यानी ईश्वर की संतान, और वो हमेशा अपनी आखिरी सांस तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, तो अब हम गांधी जी के जीवन के उस आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी देखेंगे कि वो अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए वो आज भी कैसे जिंदा है। 30 जनवरी 1948 ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। दिल्ली में एक प्रार्थना सभा की तरफ जाते हुए अहिंसा के उस सबसे बड़े पुजारी पर हिंसा का सबसे क्रूर वार हुआ। नाथूराम गोडसे ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हे राम, बस ये थे उनके आखिरी शब्द। एक ऐसा अंत जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियों को शायद ही यकीन होगा कि हाड़ मांस का बना ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था। और सच ही तो है, गांधी जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, एक उम्मीद थे, एक ऐसी मशाल जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। और उनकी विरासत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आज पूरी दुनिया उनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाती है। ये अपने आप में बताता है कि उनके विचार, उनकी सोच किसी देश की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज के इस दौर में जब चारों तरफ इतनी नफरत है, इतनी हिंसा है, तो क्या गांधी जी का दिखाया हुआ अहिंसा का रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या वो हमें कोई नई राह दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।